नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 की चुनौती से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने जन केंद्रित, जनता द्वारा और विश्व बंधुत्व की भावना के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 12,200 करोड़ रुपए वितरित किए। देश में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक दिन में 1,50,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 49.21% हुई और ईरान से 233 भारतीय नागरिकों के साथ आईएनएस शार्दुल आज पोरबंदर तट पहुंच रहा है। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी निखिल कुमार शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग और प्ले के दौर में आ गया है। भारतीय वाणिज्य संघ के कोलकाता में आयोजित 95वें सालाना सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन में उन्होंने सरकार की जन केंद्रित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है ताकि देश में एक प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। पीपल सेंट्रिक, पीपल ड्रिवन और प्लैनेट फ्रेंडली डेवलपमेंट की अप्रोच अब देश में गवर्नेंस का हिस्सा बन गई है। जो हमारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, वो भी पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट के विचार के अनुकूल ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता पिछले 6 वर्ष के दौरान सरकार की नीतियों के केंद्र में रही है। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है। पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है। लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत। आयात में कमी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है, वो भारत में ही कैसे बने। भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। अपने वोकल फॉर लोकल नारे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। जीईएम ने पीपल को सरकार के साथ जुड़कर प्रॉफिट कमाने का एक अवसर दिया है। आप ये जानते ही हैं, जेम प्लेटफॉर्म पर छोटा हो या बड़ा, व्यक्तिगत रूप से काम करता हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता हो, एमएसएमई हो या बड़ा व्यापारी हो, सीधे भारत सरकार को अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ। कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को वर्षों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच
पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बैंकिंग सेवाएं उन लोगों तक पहुंची हैं जिनके पास ये पहले नहीं थी। प्रधानमंत्री ने क्लस्टर आधारित बाजार के विकास से संबंधित फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने उत्पादन को बढ़ावा देने और एलईडी बल्बों की बिक्री का जिक्र करते हुए कहा कि इन बल्बों की बिक्री से जनता के 19,000 करोड़ रुपयों की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिए जाने से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, जिसका लाभ देश और समाज दोनों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक सुधारों का लाभ उठाने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योग जगत से अनुरोध किया कि वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य से उत्पादन क्षेत्र में और अधिक निवेश करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इजरायल की साझेदारी आने वाले दिनों में और सुदृढ़ होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि कोविड के बाद युग में भारत और इजरायल कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस बारे में उनकी इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। श्री मोदी ने कल इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर चर्चा की। उन्होंने श्री नेतन्याहू को हाल ही में फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि श्री नेतन्याहू के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत इजरायल के संबंध निरंतर बढ़ेंगे। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में भारत और इजरायल के बीच सहयोग बढ़ाने के संभावित क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। इनमें टीके, उपचार और निदान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के प्रयास भी शामिल थे। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि ऐसे सहयोग का लाभ व्यापक मानवता के हित में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 12,200 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 100% आपात ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत इन बैंकों ने अब तक 24,260 करोड़ रुपए के कर्जों को मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा कर्ज भारतीय स्टेट बैंक ने दिए हैं और उसके बाद केनरा बैंक का स्थान है। भारतीय स्टेट बैंक ने 7,500 करोड़ रुपए और केनरा बैंक ने 814 करोड़ रुपए के कर्ज जारी किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु में दिए हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋणों पर अपनी न्यूनतम ब्याज दर में कटौती की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उधारी दर में 15 आधार अंक की कटौती की है, जो कल से प्रभावी होगी, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 10 आधार अंक की कटौती आज से प्रभावी हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 वर्ष के ऋण पर ब्याज दर 7.80% से घटाकर 7.65% कर दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1 वर्ष के ऋण पर ब्याज दर 7.70% से कम कर 7.60% कर दी है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी उधारी दर में 25 आधार अंकों की कटौती लागू कर दी है। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने ऋण पर ब्याज दर में 5 आधार अंक और सरकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 20 आधार अंक की कटौती 8 जून से लागू कर दी है। देश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह गठित किया है। ये समूह अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संभावित निवेशकों की पहचान करेगा। समूह घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार प्रोत्साहन पैकेज के भी सुझाव देगा। 7 सदस्यीय समूह में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत उद्योग संवर्धन, वाणिज्य और राजस्व विभाग के सचिव शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में छोटे दुकानदार और कामगार हाल में घोषित वित्तीय सहायता स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को उनके व्यवसाय में मदद के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में दी जाएगी। लाभार्थियों ने ये योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में गिरावट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्तीय वर्ष में तेजी से बढ़कर 9.5% पर पहुंचने की संभावना है। एजेंसी ने आगामी वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 5% की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि वैश्विक संकट के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि दर BBB श्रेणी से उच्चतर स्तर पर लौटने की संभावना है। सरकार ने भी सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर राहत पैकेज की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार प्रौद्योगिकी के अधिक इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लागू किए बिना सुशासन नहीं लाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश शाखा द्वारा आयोजित आभासी रैली में श्री गडकरी ने कहा कि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार सुशासन पर अधिक ध्यान दे रही है और इसके लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से सरकार ने कोरोना संकट के समय जनधन खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। श्री गडकरी ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में सरकार ने देश को आत्मनिर्भर और सुदृढ़ बनाने के उपाय शुरू किए हैं। उन्होंने राज्य के ग्वालियर चंबल जोन के लिए महत्वाकांक्षी चंबल एक्सप्रेस वे की घोषणा की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि वे 3 महीने के भीतर भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरे करें। वर्चुअल रैली में मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की राज्य शाखा के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, वरिष्ठ नेताओं कैलाश विजयवर्गीय और प्रभात झा ने राज्य भाजपा कार्यालय से इस रैली में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और थावरचंद गहलोत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रैली में शामिल हुए। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 की चुनौती से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने जन केंद्रित, जनता द्वारा और विश्व बंधुत्व की भावना के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 12,200 करोड़ रुपए वितरित किए। देश में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक दिन में 1,50,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 49.21% हुई और ईरान से 233 भारतीय नागरिकों के साथ INS शार्दुल आज पोरबंदर तट पहुंच रहा है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 49.21% हो गई है। 1,41,029 रोगी कोरोना से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,823 रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 9,996 लोगों में संक्रमण के बाद कुल कोविड मरीजों की संख्या 2,86,579 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 357 लोगों की मौत हुई। मृतकों का आंकड़ा 8,102 पर पहुंच गया है। मृतक दर 2.82% हो गई है। 1,37,448 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने 1,50,000 से अधिक जांच कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 24 घंटों के दौरान 1,51,808 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 52,13,140 जांच की गई। परिषद सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से लगातार जांच सुविधाओं में वृद्धि कर रही है। अब तक देश में कोविड-19 के लिए 807 प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी गई है, जिनमें 602 सरकारी और 235 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। प्रतिदिन 100 से भी कम नमूनों की जांच से शुरुआत की गई थी, लेकिन लगभग 2.5 महीने में यह संख्या कई गुना बढ़ गई है। अनुसंधान संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, जांच प्रयोगशालाओं, मंत्रालयों, विमानन कंपनियों और डाक सेवाओं सहित विभिन्न हितधारकों की समर्पित टीम के कारण ये संभव हो पाया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार कोविड-19 परीक्षण के लिए जरूरी उपकरणों और सामग्रियों को विकसित करने के इरादे से स्वदेशी निर्माणकर्ताओं को बढ़ावा दे रही है, जिसका मकसद आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इस साल जनवरी में भारत में कोविड-19 के परीक्षण के लिए सिर्फ एक प्रयोगशाला थी। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आज 837 सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं देश भर में कोरोना वायरस के नमूनों का परीक्षण कर रही हैं। ICMR कोविड-19 परीक्षण के लिए
लिए नई प्रयोगशालाओं और RT-PCR किटों को मंजूरी देकर अपनी सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है। विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से ICMR एक समुदाय आधारित सेरो सर्वेक्षण भी कर रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारतीय जनसंख्या में कोविड-19 संक्रमण की व्यापकता का अनुमान लगाना है। इस सर्वेक्षण में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित एलिसा टेस्ट के जरिए IgG एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए प्रत्येक जिले में 10 समूहों के 400 चयनित व्यक्तियों से रक्त के नमूने एकत्र किए जाएंगे। भारत उच्च गुणवत्ता कम लागत वाले परीक्षण स्वैब का भी उत्पादन कर रहा है। रिकॉर्ड समय में लाखों स्वैब का उत्पादन हुआ है, बेहद सस्ते दामों पर। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1501 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राजधानी में संक्रमित लोगों की संख्या 32,810 हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि अब तक 12,245 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 384 लोग ठीक हुए, जबकि 48 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से कुल 984 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केरल में कोविड-19 से एक और व्यक्ति की मौत के बाद राज्य में मृतकों की संख्या 18 हो गई है। कैंसर पीड़ित यह व्यक्ति हाल ही में मस्कट से लौटा था। राज्य में वर्तमान में 1,238 मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन लोगों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़ी है और इस महामारी से मृत्यु दर लगभग राष्ट्रीय औसत के समान है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में रियायतें दिए जाने के बाद मुंबई के लोगों का लापरवाहीपूर्ण रवैया सामने आया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के मिशन बिगिन अगेन के तहत लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के बाद मुंबई में फिर से कई स्थानों पर लोग कोविड के डर को दरकिनार करते हुए दुकानों में तथा बेस्ट बसों में भीड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकल ट्रेन बंद होने के कारण अपने कार्यालय पहुंचने के लिए केवल बेस्ट बसों का एकमेव विकल्प उपलब्ध है। इसी के चलते कई जगहों पर लंबी कतारें और बसों में प्रवेश करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से फिर एक बार अपील करके कहा कि इस महामारी का खतरा अभी भी जारी है और इसे ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करें। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जाएगी। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 10,049 हो गई है, जबकि 427 रोगियों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। 6,892 लोग स्वस्थ हो गए हैं। 2,730 लोगों का उपचार चल रहा है। राज्य में 2,28,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस रिकवरी दर 68.6% हो गई है, जो राजस्थान के बाद देश में दूसरी सबसे अच्छी है। प्रदेश में 13 अप्रैल को यह दर मुश्किल से 9% थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि राज्य में कोरोना वायरस के मामले 31 दिनों में दोगुने हो रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर करीब 14.17 दिनों में मामले दोगुने हो रहे हैं। उल्लेखनीय बात यह भी है कि पिछले 10 दिनों में अलीराजपुर, हरदा, होशंगाबाद, सिवनी, झाबुआ और सीहोर जिले में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 9 मामलों की पुष्टि होने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 102 हो गई है। इनमें से एक व्यक्ति को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने एक ट्वीट में इसकी पुष्टि की। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में एकता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मैं और तुम के स्थान पर हम सबको मिलकर कोरोना को हराना होगा। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि जोराम मेडिकल कॉलेज में कल 251 नमूनों की जांच हुई, जिसमें से 9 में से इस वायरस की पुष्टि हुई। ये सभी लोग विभिन्न राज्यों से लौटे हैं और क्वारंटीन में हैं। नागालैंड में आज कोविड-19 के 2 और मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 130 हो गई। 108 मरीजों का इलाज चल रहा है। 22 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री एस पांगन्यू फोम ने बताया कि 293 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीच मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की कल समीक्षा बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया गया। अंडमान निकोबार में कोविड-19 के 3 और मामलों की पुष्टि होने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 5 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमित मरीजों को पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अंडमान निकोबार में आज कोविड-19 के 3 और नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। 7 जून को फ्लाइट से चेन्नई से लौटे पहले संक्रमित व्यक्ति के ही परिवार के 3 अन्य लोगों को जांच में पॉजिटिव पाया गया। अब इन तीनों को इलाज के लिए पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल ले जाया गया है। इसके साथ ही संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। संक्रमित व्यक्ति को टैक्सी से घर छोड़ने वाले ड्राइवर की पहचान कर ली गई है और आज उसका भी परीक्षण किया जाएगा। संक्रमित क्षेत्र में पड़ने वाले 53 घरों को भी क्वारंटीन मार्क किया गया है। संक्रमित व्यक्ति के साथ फ्लाइट में यात्रा करने वाले सह यात्रियों की सूची तैयार की गई है। इनकी भी जाँच की जाएगी। हालांकि इनमें से कुछ यात्री पहले ही हवाई अड्डे पर कोविड जाँच से होकर गुजर चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति के संपर्क में आने से 4 परिवार संक्रमित हो गए। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या 332 हो गई है। 289 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस वायरस से 5 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में अन्य राज्यों से वापस आए कामगारों के स्वस्थ होने से राहत मिली है। 592 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में मृतकों की दर 0.52% है। झारखंड में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 1551 है। एक रिपोर्ट। झारखंड में पाए गए मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि के बावजूद रोगियों को 1 सप्ताह के भीतर ठीक किया जा रहा है। हाल ही में मिले सभी कोविड-19 के संक्रमण के नमूनों में अधिकांश मामले स्पर्शोन्मुख हैं और विशेषकर 12 से 30 वर्ष के आयु वर्ग से संबंधित हैं, जिससे झारखंड के मूल निवासियों की प्रतिरक्षा क्षमता की अधिकता सुनिश्चित होती है। कोविड-19 के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि हाल ही में ठीक होने वाले मरीजों में 90% रोगियों ने 5 दिनों से भी कम समय में कोविड-19 के संक्रमण से जीत हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण का पता लगने के 8 दिनों के बाद दोबारा परीक्षण किया जाता है, जिससे रोगियों की नकारात्मकता रिपोर्ट के बारे में पता चल सके। राज्य में 19% से ज्यादा ऐसे अधिकांश मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घर में रहने और योग करने की सलाह दी। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household works, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional need of the family. एम्स के ही डॉक्टर अन्विता अग्रवाल ने लोगों से लापरवाही न बरतने और घर पर रहने को कहा। Coronavirus may be invisible, but the number of people affected are very much visible, and the numbers are increasing from day to day. Don't be negligent. Please stay at home. सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही खबरों का खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कॉलेज के विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि यह संदेश झूठा और निराधार है। लोगों से अपील की गई है कि ऐसी भ्रामक जानकारी से सतर्क रहें। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सभी प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण पूरा किया है और उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्रदान करना शुरू किया है। राज्य सरकार रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने का काम कर रही है। सभी प्रवासी मजदूरों के साथ साथ नियोक्ताओं को भी रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 7,30,000 प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के 5,79,000 सदस्यों का पोर्टल पर पंजीकरण हो गया है। इसी तरह 5,246 रोजगार प्रदाताओं को भी पोर्टल से जोड़ा गया है। पोर्टल के लोकार्पण के पहले दिन ही 79 श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार मिल गया। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि रोजगार सेतु पोर्टल एक ऑनलाइन रोजगार मेला है, जहां एक और सभी मजदूर पोर्टल पर पंजीकृत है, वहीं दूसरी और विभिन्न नियोक्ता भी इससे जोड़े गए हैं और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मजदूरों का चयन कर सकते हैं। खास बात यह है कि मजदूरों को नियुक्ति पत्र भी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा।
इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध है। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। INS शार्दुल ईरान में फंसे 233 भारतीयों को लेकर आज पोरबंदर पहुंच रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि नौसेना का ये जहाज जिन लोगों को ला रहा है उनमें से अधिकतर वलसाड जिले के मछुआरे हैं। कोविड-19 के कारण इन लोगों को पोरबंदर पहुंचने पर राज्य सरकार की देखरेख में रखा जाएगा। इस बीच सऊदी अरब में फंसे 175 भारतीय आज कर्नाटक के मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी द्वारा इंतजाम किए गए एक चार्टर्ड विमान से आए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई में शाम या रात के समय गरज के साथ बारिश का अनुमान है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 24 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 30 और 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। अहमदाबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा भी हो सकती है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान है। जम्मू में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उधर मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने, गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। कर्नाटक में मौसम विभाग की कोडगु जिले में भारी वर्षा की चेतावनी के बाद यहां येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिले में मानसून की वर्षा आज से शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 की चुनौती से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने जन केंद्रित, जनता द्वारा और विश्व बंधुत्व की भावना के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 12,200 करोड़ रुपए वितरित किए।
देश में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक दिन में 1,50,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 49.21% हुई। और ईरान से 233 भारतीय नागरिकों के साथ INS शार्दुल आज पोरबंदर तट पहुंच रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।